हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, इसी आशा और उम्मीद के साथ आज हम अपना वीडियो लेकर आए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी पीछे की जो वीडियो है उसे आप देख लिए होंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि जो लोग भी यूपी पुलिस या फिर यूपी से रिलेटेड जो भी एग्जाम देने वाले हैं वो लोग देखें वीडियो को और उनको भी क्या हो, इस वीडियो से कुछ अच्छा मिले, सीखने को मिले, प्रॉफिट मिले उन्हें। क्योंकि यूपी में जो एग्जाम होते हैं उसमें कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने से कुछ नहीं होता। कश्तियां बदलने से कुछ नहीं होता। मोड़ को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। मोड़ को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी हौसले के साथ चलिए हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है यूपी की कृषि। उत्तर प्रदेश की कृषि के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। उत्तर प्रदेश के किस किस क्षेत्र में कौन सी कृषि की जाती है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे यूपी की कृषि, तो यूपी की कृषि में है जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था सबसे अधिक जो है वो कृषि पर ही डिपेंड करती है। आप लोग देख पा रहे होंगे यूपी की अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमिक्स है वो क्या है, इसका मूल आधार कृषि है। कृषि ही सबसे मूल आधार है, क्योंकि सबसे अधिक जो यूपी में जनसंख्या है वो कृषक हैं। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी की कुल 658.15 लाख कर्मकार जो कार्य करने वाले मजदूर हैं वो क्या है, कृषक मजदूर है, जिसमें से 190.58 लाख कृषक एवं 199.39 लाख कृषि के श्रमिक हैं। सबसे अधिक इतने जनसंख्या में सबसे अधिक लोग क्या हैं, कृषि पर निर्भर हैं। यूपी के कुल कर्मकारों के एवं कृषक श्रमिकों का प्रतिशत अगर निकाला जाए तो 100 में से, अगर मान लीजिए पूरी जनसंख्या 100 है तो 100 में से 59.3% लोग क्या है, कृषि पर डिपेंड है। मतलब आधे से अधिक लोग कृषि पर डिपेंड है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। वर्ष 2014-15 के आंकड़ों के अनुसार प्रत्येक प्रदेश में, ठीक ना, 2014 और 15 के अनुसार प्रदेश में जो है लगभग 65.98 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कृषि की जाती है। मतलब जो है सबसे अधिक कृषि भी की, आधे से अधिक पर क्या है, कृषि है। 68.7% पर क्या है, कृषि है। इसके बाद हम ये सब जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिए और इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूपी की पशुपालन की दृष्टि से देखा जाए तो भारत क्या है, संपन्न राज्य है, ठीक ना, एक संपन्न राज्य है। सर्वाधिक स्थान पर दुग्ध उत्पादन, अगर पूछा जाए कि जो यूपी है उसमें प्रथम स्थान किस किस क्षेत्र में यूपी का प्रथम स्थान है, तो दुग्ध उत्पादन में है। नेक्स्ट है कुल खाद्यान्न उत्पादन में है यूपी का प्रथम स्थान। गेहूं उत्पादन, गन्ना, आलू और बागवानी में क्या है, यूपी का सर्वाधिक स्थान है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद की बात की जाए तो कृषि का योगदान है 26.1%। इसमें वानिकी एवं मत्स्य को भी शामिल किया जाता है। मत्स्य क्या होता है, मछली पालन। मछली पालन को मत्स्य पालन कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में यूपी का योगदान जो है 18.1% है। अगर सब खाद्यान्न जितने भी खाने वाले देश के कुल उत्पादन में खाद्यान्न उत्पादन में कितना, 18.1% जो भाग है वो कृषि
वो खाद्यान्न उत्पादन में कृषि उत्तर प्रदेश में की जाती है, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है हमारा, इंपॉर्टेंट पॉइंट में नोट करिएगा इसे। जब कृषि के साथ पशुपालन किया जाता है तो उसे मिश्रित कृषि कहा जाता है। अगर कृषि के साथ साथ हम पशुपालन को भी देखें, पशुपालन का भी अध्ययन करें तो उसे कहते हैं मिश्रित कृषि। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद बात करें तो दूध उत्पादन उत्तर प्रदेश में किस जगह पर जो है, यूपी कौन कौन से स्थान पर है। तो गेहूं उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, गन्ना, मसूर, आम, आंवला, खरबूज, तरबूज। खरबूज तरबूज से मतलब आ गया कि क्या, ये सब्जी उत्पादन से, ठीक ना। सब्जी उत्पादन में भी यूपी का प्रथम स्थान है, सब्जी उत्पादन। नोट करिएगा, सब्जी उत्पादन, सब्जी उत्पादन में भी क्या है, उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। गेहूं में, दूध में, गन्ना में, मसूर में, आम में, आंवला में और सब्जी उत्पादन में यूपी का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट पर हम चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कृषि पारिस्थितिकीय तंत्र। कृषि पारिस्थितिकीय तंत्र किसे कहा जाता है, सबसे पहले हम उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो कृषि पारिस्थितिकी तंत्र होता है कृषि उत्पादन प्रणालियों से संबंधित पर्यावरणीय क्रियाओं के व्यक्तिगत अध्ययन को क्या कहते हैं, कृषि पारिस्थितिकीय तंत्र कहते हैं, ठीक ना। इसके बाद आता है, जैसे इसमें क्या क्या आता है, वहां वन्य जीव जंतु जहां रहेगा, जहां वन्य जीव जंतु और कृषि एक साथ समावेशी हो, एक साथ क्या हो, समावेश हो। मान लीजिए ये क्या है, ये वन है, ये वन हो गया और ये जीव जंतु हो गए, जीव जंतु, ठीक ना। जीव जंतु के साथ क्या हो, कृषि भी की जाए, तो इसे क्या कहते हैं, कृषि पारिस्थितिकीय कहते हैं। जहां पर एक ही साथ एक ही भूमि पर सब की जाए, तीनों क्रियाएं साथ में की जाए, उसे कहते हैं पारिस्थितिकीय, कृषि पारिस्थितिकीय कहा जाता है, ठीक ना। इस बात को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग करते हैं कृषि जलवायु प्रदेश। कृषि जलवायु प्रदेश क्या होता है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो कृषि जलवायु प्रदेश होता है एक भूमि की इकाई जो निश्चित सीमा के अंदर फसलों की किस्मों एवं जोतने वालों के लिए उपयुक्त होती है। मतलब ऐसी भूमि, ऐसी जलवायु जहां पर क्या की जाए, कृषि भी आसानी से की जाए और वहां पर जोतने के लिए अगर उसकी खुदाई की जाए, उसकी जोताई की जाए तो वो भी आसानी से हो जाए, उसे क्या कहते हैं, कृषि जलवायु प्रदेश। मतलब कि उस क्षेत्र की जलवायु क्या है, अच्छी है। कृषि के आधार पर कृषि यूपी को 9 कृषि जलवायु उत्पादन में बांटा गया है। इसमें क्या है, 9 प्रकार की जलवायु उत्पादन होते हैं, ठीक ना। तो इसको हम क्या करते हैं, प्रत्येक को एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1 पर है भाबर एवं तराई क्षेत्र। भाबर एवं तराई क्षेत्र क्या होता है, इसमें हिमालय की तलहटी वाले क्षेत्र शामिल है। हिमालय की तलहटी वाले क्षेत्र की बात करें अगर हम लोग, तो आपको पता होगा कि कुछ इस प्रकार से क्या है, उत्तर प्रदेश का जो है, उत्तर प्रदेश की संरचना कुछ इस प्रकार से है, कुछ इस प्रकार से उत्तर प्रदेश की संरचना है। उत्तर प्रदेश की आकृति की बात करें तो ये पहले वीडियो में हम आपको बता दिए हैं कि जो उत्तर प्रदेश की आकृति है वो लंबवत है। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा सबसे उत्तरी जिला हो जाता है सहारनपुर। ये क्या हो जाता है, हमारा उत्तरी जिला, यहाँ पर है सहारनपुर, सहारनपुर है, सहारनपुर हो गया। और हिमालय की बात करें तो आप लोग को हिमालय के बारे में बात करें तो इस प्रकार से क्या है, हमारा भारत है, कुछ इस प्रकार से हमारे भारत की आकृति है। और हिमालय जो है,
जो हिमालय है वो उत्तर प्रदेश के ऊपर से जाता है, ठीक ना। हिमालय को भी तीन श्रेणियों में बांटा गया है, ये आप लोग को पता होगा। ये क्या है, कुछ इस प्रकार से भारत की आकृति है, तो इस प्रकार से क्या है, हिमालय है, ठीक ना। तो हिमालय के कारण, ये हिमालय के कारण ही यहाँ पर हमारा यूपी स्थित है, ये हमारा यूपी का एरिया है, यूपी है हमारी, ठीक ना। तो वही कहा गया है कि जो भाबर क्षेत्र की जलवायु होती है वो हिमालयी प्रदेशों में होती है, मतलब इधर के ऊपर के हिस्से में होती है। तो चलिए हम अपनी स्लाइड पर आते हैं, अपने टॉपिक पर चलते हैं हम लोग। तो ये क्या है, इसमें हिमालय के तलहटी वाले क्षेत्र शामिल हैं। वह क्षेत्र जो हिमालय से टच करते हैं वो क्या कहलाते हैं, हिमालय के तलहटी वाले क्षेत्र कहलाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट में हम लोग का है, नेक्स्ट है पश्चिमी मैदान। पश्चिमी मैदान क्या है, इसको हम लोग रहने देते हैं, ठीक ना। ये जो यूपी का मैप है इसको समझने के लिए रहने देते हैं, ताकि हमें क्या हो, चीजें अच्छे से समझ में आए। इसके लिए हम क्या करेंगे, पश्चिमी मैदान, जैसे पश्चिमी ये साइड क्या है, ये पश्चिम है। जब भी आप लोग मैप में देखेंगे तो हमेशा ऊपर की तरफ उत्तर होता है और नीचे की तरफ दक्षिण होता है, इधर पूरब होता है और इधर पश्चिम होता है। तो सबसे पश्चिमी जिले की बात करें, अगर पश्चिमी जिले की बात करें तो सबसे पश्चिमी जिला उत्तर प्रदेश का शामली है। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो शामली। इस बात को हम लोग ध्यान देंगे। तो शामली पश्चिमी मैदानी क्षेत्र की बात करें तो ये जो होता है ये लगभग मेरठ से, ठीक ना। मेरठ आपको पता होगा कि पश्चिमी जिला है मेरठ। मेरठ एक मंडल भी है। तो मेरठ के आसपास का जो क्षेत्र होता है वो पश्चिमी जिले के अंतर्गत आता है। आप इसे नोट कर सकते हैं, मेरठ मंडल एवं उसके आसपास का क्षेत्र। मेरठ मंडल एवं उसके मेरठ मंडल एवं उसके आसपास का क्षेत्र, आस पास का क्षेत्र, उसके आसपास का क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है, तो पश्चिमी मैदान के अंतर्गत आता है। इसके बाद बात करें हम लोग मध्य पश्चिमी क्षेत्र। मध्य पश्चिमी क्षेत्र से ही आशय हो जाता है कि मध्य मतलब बीच में, जो बीच में आते हैं। तो बीच वाले की बात करें तो जैसे बीच में आता है बरेली मंडल, बरेली एवं मुरादाबाद, ठीक ना। ये बरेली और मुरादाबाद जो है ये बीच में आते हैं। तो बरेली एवं मुरादाबाद मंडल के क्षेत्र, मुरादाबाद मंडल के क्षेत्र, बरेली और मुरादाबाद मंडल के क्षेत्र किसके अंतर्गत आते हैं, तो मध्य पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मध्य पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो बरेली, इसे आपको पता होगा कि मंडल हम आपको पढ़ा दिए हैं। बरेली मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, कमेंट करके बताइएगा, और मुरादाबाद के अंतर्गत कितने आते हैं। इसके बाद आता है दक्षिण पश्चिम समशुष्क मैदान। दक्षिण पश्चिम समशुष्क मैदान के अंतर्गत आता है आगरा। आगरा एक मंडल है, ठीक ना। आगरा क्या है, एक मंडल है। तो आगरा मंडल के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र क्या कहलाते हैं, तो दक्षिण पश्चिमी शुष्क मैदान कहलाते हैं। आगरा मंडल लिख लीजिएगा, आगरा मंडल एवं उसके आसपास के क्षेत्र, एवं उसके आसपास के क्षेत्र, आसपास के क्षेत्र। आगरा एवं उसके आसपास के क्षेत्र किसके अंतर्गत आते हैं, तो दक्षिण पश्चिम के। अभी इसको हम मैप के माध्यम से भी आपको दिखा देंगे,
ठीक ना। मध्य मैदानी क्षेत्र की बात करें तो मध्य मतलब बिल्कुल बीच में, मध्य मतलब बिल्कुल बीच में। जैसे गंगा नदी बहती है तो गंगा नदी के बारे में आपको बता दिए कि वो बिजनौर से प्रवेश करती है और बलिया से निकलती है। तो जो बीच का बेल्ट है ये क्या है, मध्य के भाग कहलाता है, ठीक ना। इस बात को हम लोग ध्यान देंगे। तो मध्य मैदान के अंतर्गत क्या आता है, कानपुर मंडल का नाम आप लोग सुने होंगे, फतेहपुर मंडल का नाम आप लोग सुने होंगे, क्योंकि हम पिछले वीडियो में आप लोग को पढ़ा दिए हैं। जो भी फ्रेंड्स वीडियो को नहीं देखे वो जाकर पीछे वीडियो को देख लें, ताकि आपको ये पता चल जाए कि इन मंडलों के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। तो जो मध्य मैदानी क्षेत्र है इसके अंतर्गत आता है कानपुर, कानपुर, फतेहपुर, कानपुर, फतेहपुर, फतेहपुर और लखनऊ मंडल के क्षेत्र। और लखनऊ मंडल के क्षेत्र क्या है, मध्य मैदान के अंतर्गत आते हैं। लखनऊ मंडल के क्षेत्र, ठीक ना। ये क्या है, कानपुर मंडल, फतेहपुर मंडल, लखनऊ मंडल, इन सब के क्षेत्र जो होते हैं वो किस मैदान के अंतर्गत आते हैं, मध्य मैदान के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं बुंदेलखंड प्रदेश। बुंदेलखंड प्रदेश के अंतर्गत क्या आता है, तो आप लोग को पता होगा कि जो नीचे से इस प्रकार से है उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर झांसी स्थित है और इधर चित्रकूट स्थित है। तो जो बुंदेलखंड का एरिया, ये पूरा एरिया जो होता है वो बुंदेलखंड का होता है। तो हम लोग नोट कर सकते हैं कि झांसी और बुंदेलखंड मंडल के अंतर्गत का क्षेत्र क्या होता है, सॉरी बुंदेलखंड तो एक ऑलरेडी क्षेत्र है, चित्रकूट करेंगे, चित्रकूट, झांसी और चित्रकूट मंडल के क्षेत्र, झांसी और या एवं चित्रकूट मंडल के क्षेत्र, चित्रकूट मंडल के क्षेत्र, मंडल के क्षेत्र। झांसी और चित्रकूट मंडल के क्षेत्र किसके अंतर्गत आते हैं, तो बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद बात करते हैं उत्तरी पूर्वी मैदान। उत्तरी पूर्वी मैदान के बारे में बात करें तो आप लोग को पता होगा उत्तर पूर्व में क्या है, गोरखपुर, बलिया है, बलिया को टच करता है, जो है बलिया से थोड़ा सा ऊपर है गोरखपुर, तो इसके अंतर्गत जो है गोरखपुर मंडल आता है, गोरखपुर मंडल आता है। इसके बाद गोंडा है, ये सब क्या है उसके अंतर्गत आते हैं। गोरखपुर, गोरखपुर, गोरखपुर मंडल, मंडल एवं गोंडा के आसपास के क्षेत्र जो होते हैं इसके अंतर्गत आते हैं। गोंडा के आसपास के क्षेत्र, आसपास के क्षेत्र, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान की बात करें तो पूर्व में जैसे कि हम लोग क्या है, जैसे कि बात करें तो पूर्व में सबसे पूर्व में तो बलिया है, बलिया के बाद बात करें तो आजमगढ़ है। तो बलिया जो है कोई मंडल नहीं है, बलिया क्या है, आजमगढ़ मंडल के अंतर्गत आता है, इसलिए लिखेंगे आजमगढ़, आजमगढ़। अगर बलिया मंडल होता तो हम बलिया जरूर लिखते, लेकिन बलिया कोई मंडल नहीं है, तो बलिया किस मंडल के अंतर्गत आता है, आजमगढ़, आजमगढ़। तो आजमगढ़ मंडल हो गया। इसके बाद बात करें तो आजमगढ़ मंडल के साथ साथ आजमगढ़ जो है ये वाराणसी और फैजाबाद भी पूर्व में ही आते हैं, तो वो भी नोट करते हैं। आजमगढ़, वाराणसी, वाराणसी, फैजाबाद, फैजाबाद, फैजाबाद मंडल, ये जो है आजमगढ़ और वाराणसी, फैजाबाद, ये तो पूरा मंडल आता है, लेकिन कुछ भाग जो है प्रयागराज का भी आता है। तो इसे भी हम लोग लिख लेते हैं कि प्रयागराज मंडल के कुछ भाग,
और प्रयागराज प्रयागराज मंडल के कुछ भाग, मंडल के कुछ भाग ही आते हैं, कुछ भाग जो होते हैं वो किस में आते हैं उसके उसके बारे में भी अभी हम अध्ययन करेंगे। आजमगढ़, वाराणसी, फैजाबाद, ये पूरे मंडल आते हैं और कुछ भाग तक जो है ये प्रयागराज भी आता है। तो इसके बाद देखते हैं हम लोग विंध्य विंध्य क्षेत्र। विंध्य मतलब, विंध्य से क्या मतलब है? विंध्य जो है विंध्यन श्रेणी का नाम आप लोग सुने होंगे। विंध्यन श्रेणी से जो है एक नदी निकलती है, वो नदी है माही नदी, ठीक ना। तो और ये जो है एमपी, जो उत्तर प्रदेश है वो विंध्यन श्रेणी से टच करता है, ठीक ना। एमपी में विंध्यन श्रेणी है, इसके बारे में आप लोग अध्ययन आप लोग को करा दिया जाएगा जब श्रेणी के बारे में बताया जाएगा। तो विंध्यन क्षेत्र के अंतर्गत आता है जैसे कि मिर्जापुर हुआ। मिर्जापुर क्या है? सबसे दक्षिण में है, सोनभद्र के बगल में है। आप लोग को पता होगा उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है और सोनभद्र दो जिलों को टच करता है, मिर्जापुर और चंदौली। तो हम नोट करेंगे मिर्जापुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, सोनभद्र, मिर्जापुर, सोनभद्र तथा तथा के बाद क्या करेंगे? कुछ भाग प्रयागराज का जो है वो पूर्वी मैदान के अंतर्गत आता है और कुछ भाग जो है उसका विंध्यन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, मिर्जापुर, सोनभद्र तथा दक्षिणी प्रयागराज, दक्षिणी प्रयागराज। दक्षिणी प्रयागराज क्या है? इसके अंतर्गत आता है। चलिए एक बार हम लोग इस क्षेत्र के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। ठीक ना, ये हो गया। अब इसको कितने भागों में बांटा गया है? तो 9 भागों में बांटा गया है, ये आप लोग को पहले ही बता दिया गया है। पहला क्या है? भाबर एवं तराई क्षेत्र। ये जो बेल्ट है वो भाबर एवं तराई क्षेत्र है, ठीक ना, भाबर एवं तराई क्षेत्र। उसके बाद है पश्चिमी मैदान। अब ये क्या है? ये पश्चिम का एरिया, ये पश्चिमी मैदान हो गया। इसके बाद बात करें तो मध्य पश्चिमी मैदान, मध्य मतलब बीच का जो पश्चिमी है, मध्य पश्चिमी मैदान। इसके बाद बात करें तो नेक्स्ट है हमारा दक्षिण पश्चिम एवं शुष्क मैदान। दक्षिण पश्चिम शुष्क मैदान के अंतर्गत क्या आता है? तो आगरा आता है। तो ये आगरा इस साइड पड़ता है। आगरा जो है, आगरा की बात करें तो ये राजस्थान को टच करता है, ठीक ना, इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आता है हमारा मध्य मंडल। मध्य मतलब बीच में, जो बीच में मंडल होते हैं वो मध्य मंडल के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है बुंदेलखंड का मैदान। तो बुंदेलखंड, ये क्षेत्र बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है। फिर आता है हमारा उत्तरी पूर्वी, मतलब उत्तर में भी हो और पूर्व में भी हो, तो ये एरिया जो है वो उत्तरी पूर्वी होती है, ठीक ना। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान जो होता है ये पूर्वी मैदान हो गया, ये पूर्वी मैदान हो गया। इसके बाद आता है विंध्यन श्रेणी। तो ये विंध्य श्रेणी की हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक ना। इस प्रकार से क्या है, हमारे जो क्षेत्र हैं वो हैं। अब हम लोग चलते हैं अपनी टॉपिक पर। अब हमारी टॉपिक आती है ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। जैसे ऋतु के आधार पर किस प्रकार से फसल को वर्गीकृत किया गया है, किस प्रकार से बांटा गया है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो जो ऋतु होती है, ऋतु के आधार पर फसल को 3 भागों में बांटा गया है। ऋतु के आधार पर फसल को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से है? खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। खरीफ, रबी और जायद की फसल। तो इसको हम एक एक करके इसका अध्ययन करते हैं, इन सभी टॉपिकों को। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं खरीफ की फसल, कि खरीफ की फसल क्या होती है। तो जो खरीफ की फसल होती है ये जून जुलाई के महीने में बोई जाती है।
जून जुलाई के महीने में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में क्या की जाती है, काट ली जाती है। इसको नोट कर लीजिएगा। जून से, या फिर लिख सकते हैं ऐसे, यह फसल जून जुलाई के महीने में बोई जाती है। चलिए नोट कर लीजिएगा, यह फसल, या खरीफ की फसल लिख सकते हैं, यह फसल जून जुलाई के महीने में, जून जुलाई के महीने में बोई जाती है, महीने में बोई जाती है और बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर महीने में काट ली जाती है। सितंबर अक्टूबर महीने में काट ली जाती है। महीने में के महीने लिख लेते हैं, के महीने में काट ली जाती है, काट ली जाती है। खरीफ की फसल क्या होती है, जो जून और जुलाई, कहीं कहीं मई भी लिख दिया जाता है, ठीक ना। तो जून जुलाई के महीने में बोई जाती है और ये क्या की जाती है, सितंबर अक्टूबर महीने में काट ली जाती है। और इसकी विशेषता ये होती है कि ये जो होती है ये मानसून पर निर्भर करती है। ये फसल मानसून पर निर्भर करती है, इसे भी हम लोग नोट कर लेते हैं। यह फसल मानसून पर निर्भर करती है, मानसून पर निर्भर करती है। यह फसल क्या है, मानसून पर निर्भर करती है। मानसून जिस हिसाब से होता है उस हिसाब से क्या होती है, इस फसल की कटाई और बुआई होती है। अगर हम बात करें कि इस फसल के अंतर्गत कौन कौन से फसल आते हैं, तो जैसे कि आपको पता होगा जून जुलाई के महीने में क्या होता है, धान की रोपाई होती है, ज्वार की बुआई होती है, मक्का बोया जाता है। तो इससे हम नोट कर लेते हैं, ठीक ना। फसल बात करें कि कौन कौन सी फसल बोई जाती है, तो फसल में नोट कर लीजिएगा, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, चावल, मक्का, ज्वार के बाद नोट करिएगा बाजरा, ज्वार, बाजरा, और नोट करिएगा तिल, राई, मूंग, तिल, राई क्या होता है, तिल, राई, मूंग, और इसी महीने में कपास और जूट की भी खेती की जाती है। तो इसे भी नोट कर लीजिएगा, कपास, जूट आदि की खेती क्या की जाती है, खरीफ की फसल है। कौन कौन सी फसल खरीफ की फसल है, तो चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, जूट, कपास, ये सब क्या है, राई, तिल, ये सब जो है खरीफ की फसल है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, नोट करके लिखिएगा, IMP डाल दीजिएगा इसे, इंपॉर्टेंट पॉइंट में नोट करिएगा। सभी खाद्यान्न, ठीक ना, जितने भी खाद्यान्न होते हैं वो ग्रेमिनी के कुल की आती हैं। जिसे कुल होता है ना, सबका अलग अलग कुल होता है, तो ये ग्रेमिनी कुल के अंतर्गत जो फसलें होती हैं वो आती हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, रवि की फसल। अब रवि की फसल की बात करें अगर हम लोग, तो जो रवि की फसल होती है ये जैसे कि वो जो होती है वो सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। तो जैसे ही वो फसल काटी जाती है फिर
खरीफ की रबी की फसल क्या होती है, बो दी जाती है। तो रबी की फसल जो होती है ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये इन महीनों में बोई जाती है। तो नोट करके लिखिएगा, यह फसल यह फसल अक्टूबर से दिसंबर महीने में बोई जाती है। यह फसल अक्टूबर यह फसल अक्टूबर से दिसंबर दिसंबर महीने में बोई जाती है। महीने में बोई जाती है बोई जाती है और अप्रैल मई में क्या की जाती है, इसकी कटाई कर दी जाती है। बोई जाती है और अप्रैल मई के महीने में अप्रैल मई के महीने में मई के महीने में अप्रैल मई के महीने में इसकी कटाई की जाती है। इसकी कटाई की जाती है कटाई की जाती है। ठीक ना। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जो रबी की फसल होती है वो कब बोई जाती है। तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक बोई जाती है और अप्रैल और मई के महीने में काट ली जाती है। और इसकी एक विशेषता होती है कि इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसे भी नोट कर लीजिएगा। इस कृषि को इस कृषि को कम पानी और औसत ताप की आवश्यकता होती है। इस कृषि को कम जल या पानी, कुछ भी लिख सकते हैं, पानी की तथा औसत ताप की आवश्यकता होती है। औसत ताप की आवश्यकता होती है। जैसे कि इस समय जो फसल बोई गई है वो किस चीज की फसल है, तो रबी की फसल है। अगर फसलों की बात करें तो इस समय कौन कौन सी फसल बोई गई है, जैसे गेहूं हुआ, जौ हुआ, और क्या बोया जाता है, चना हुआ, ये सब क्या है, रबी की फसल है। तो चलिए नोट कर लीजिएगा, प्रमुख फसल कौन कौन सी है इसकी। प्रमुख फसल में जैसे अभी आपको बताए ना, जो जो इस टाइम बोई गई है वही क्या है, रबी की फसल है। तो इस टाइम किस किस चीज की जो है बुआई की गई है, गेहूं हुआ, जौ हुआ, गेहूं, जौ, सरसों, चने की भी बुआई की गई है ना, चना, ये सब क्या है, आदि कर लीजिए, ये सब आदि ये रबी की फसल के अंतर्गत आता है। ठीक ना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जायद की फसल। तो जायद की फसल जो जायद की फसल होती है ये मार्च और अप्रैल महीने में बोई जाती है। जब रबी की फसल की कटाई कर ली जाती है तो जायद की फसल बोई जाती है और यह फसल जो है जून जुलाई में काट ली जाती है। ठीक ना। लिखिएगा, यह फसल अप्रैल मई के महीने में मई के महीने में बोई जाती है
बोई जाती है और जून जुलाई के महीने में काट ली जाती है। और जून जुलाई के महीने में महीने में काट ली जाती है। काट या कटाई कर ली जाती है, काट ली जाती है। तो ऐसी कौन सी फसल है जो अप्रैल मई में बोई जाती है और जून जुलाई में काट ली जाती है? तो इसकी बात अगर करें हम लोग, तो जैसे सब्जियां होती हैं, आप लोग देखते होते होंगे कि जब गेहूं की फसल काट ली जाती है तो क्या की जाती है? सब्जी बो दी जाती है। सब्जियों में जैसे तरबूज, खरबूज, ककड़ी, ये सब क्या है, तो नोट कर लीजिएगा इस चीज को। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और बन जाता है कि इस फसल के लिए, जो जायद की फसल होती है, इसके लिए अधिक ताप की जरूरत होती है। इसके लिए क्या होती है? इस फसल के लिए अधिक अधिक ताप की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। प्रमुख फसल नोट कर लीजिएगा। प्रमुख फसल तो प्रमुख फसल क्या है? जो भी गेहूं की फसल के बाद जो भी कटाई करने के बाद जो बोई जाती है, वो क्या है? खरीफ जायद की फसल के अंतर्गत आता है। तो इसे आप लोग लिख लीजिएगा। तरबूज हो गया, खरबूज, ककड़ी, ककड़ी के बाद जैसे कि आप लोग जो भी हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, वो क्या होती हैं? इसी के अंतर्गत आती हैं। तो आप लोग लिख लीजिएगा ककड़ी के बाद हरी पत्तेदार सब्जियां। हरी पत्तेदार सब्जियां। ठीक ना? इसके अंतर्गत आती हैं, जो जायद की फसल होती है। यही पीछे हम लोग अभी पढ़े हैं, जैसे कि प्रमुख फसल गेहूं है। ठीक ना? तो यहाँ पर आप लोग नोट भी कर सकते हैं कि गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। गेहूं उत्पादन में, पीछे आप लोग को बता भी दिए हैं, लेकिन यहाँ भी नोट कर लीजिए। गेहूं उत्पादन में यूपी का प्रथम स्थान है। ठीक ना? इसके बाद हम लोग देख लिए जायद की फसल। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि जैसे क्रांति की बात करें हम लोग, तो जैसे कि जो क्रांति होती है वो फसलों के आधार पर होती है। अनेक प्रकार की क्रांति जो होती है। अगर क्रांति की जनक की बात करें, तो क्रांति के जनक कौन है, इन सब के बारे में, क्रांति किस क्षेत्र में होती है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं जो क्रांति होती है वो किस किस क्षेत्र में होती है। तो जो क्रांति के जनक माने जाते हैं, क्रांति के जनक हैं नारमन बोरलाग। क्रांति के जनक कौन है? जनक नारमन बोरलाग। ये क्या है? ये कृषि के क्रांति के क्या जनक माने जाते हैं। अगर हम बात करें कि जो क्रांति होती है, बस क्रांति की बात करें, तो क्रांति किस किस क्षेत्र में होती है, तो जो क्रांति होती है वो 7 क्षेत्रों में होती है। 7 में लिखिएगा आप लोग। राजनैतिक क्रांति, इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर देख लें क्या। 7, क्योंकि 7 होती है क्रांति। क्रांति कितनी होती है?
तो 7 होती है। नंबर 1 पे लिखिएगा राजनैतिक क्रांति। राजनैतिक क्रांति। राजनैतिक के बाद आता है आर्थिक क्रांति। नंबर 2 पे लिखिएगा आर्थिक क्रांति। आर्थिक क्रांति। आर्थिक क्रांति के बाद जैसे आप लोग को पता होगा कि जैसे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक भी होता है, तो आर्थिक क्रांति। आर्थिक क्रांति के बाद नोट करिएगा सामाजिक क्रांति। सामाजिक क्रांति। सामाजिक क्रांति। इसके बाद सांस्कृतिक क्रांति। नंबर 4 पे लिखिएगा सांस्कृतिक क्रांति। सांस्कृतिक क्रांति। सांस्कृतिक क्रांति। इसके बाद वैदिक क्रांति। नंबर 5 पे वैदिक क्रांति। वैदिक मतलब क्या होता है? जो वैदिक, ठीक ना, वैदिक क्रांति। वैदिक क्रांति। इसके बाद किस क्षेत्र में क्रांति की जाती है? तो शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रांति की जाती है, तो इसे भी लिख लीजिएगा नंबर 6 पे शैक्षणिक क्रांति। शैक्षणिक क्रांति। शैक्षणिक क्रांति। इसके बाद लास्ट आता है आध्यात्मिक क्रांति। 7 नंबर पे आता है आध्यात्मिक क्रांति। ठीक ना। क्रांति कितने प्रकार से होती है? तो 7। राजनीतिक क्रांति आप लोग समझते ही होंगे। आर्थिक क्रांति, इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं, अर्थ से संबंधित। सामाजिक, जो समाज से संबंधित हो। सांस्कृतिक, जो पुराने रीति रिवाजों से संबंधित हो। वैदिक क्रांति, शैक्षणिक क्रांति और आध्यात्मिक क्रांति। अब हम लोग देखते हैं कि जो कृषि की जाती है वो कृषि किस प्रकार से की जाती है। जो कृषि की जाती है वो मतलब कुछ प्रमुख कृषि हैं जो क्रांति से रिलेटेड हैं। जैसे कि नीली क्रांति किसके लिए प्रसिद्ध है? पीली क्रांति क्यों की जाती है? लाल क्रांति क्यों? हरित क्रांति क्यों? तो कुछ इंपॉर्टेंट क्रांति के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे हरित क्रांति। हरित क्रांति किस लिए प्रसिद्ध है? तो हरित क्रांति जो है ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। अगर इसके जनक की बात करें, जनक, ठीक ना, तो इसके जनक है MS स्वामीनाथन। इसके जनक कौन है? तो MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन क्या है? ये हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, जो MS स्वामीनाथन हैं। इसके बाद आता है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति जो है ये दूध उत्पादन से संबंधित है और दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। ये भी आप लोग को पीछे हम बता दिए हैं। तो जो दुग्ध उत्पादन है इसके ये जो दुग्ध उत्पादन होता है ये सबसे अधिक यूपी में होता है। और दुग्ध उत्पादन के जो जनक है वो वारजिग कुरियन। डॉक्टर वारजिक कुरियन। डॉक्टर वारगिक कुरियन क्या है? ये श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। इसके बाद हम बात करें अगर पीली क्रांति की, तो पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति जो है वो तिलहन उत्पादन से संबंधित है। और नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित नीली क्रांति है।
अगर बात करें गुलाबी क्रांति की, तो जो गुलाबी क्रांति है, गुलाबी क्रांति झींगा और मछली उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा और मछली उत्पादन, झींगा और मछली उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति। अगर हम बात करें झींगा उत्पादन से जो संबंधित है, ये गुलाबी क्रांति है, लेकिन एक और क्रांति है जो झींगा उत्पादन से संबंधित है। चलिए देखते हैं हम लोग। गोल क्रांति, गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो गोल क्रांति जो है वो आलू उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद आता है स्वर्ण क्रांति, ठीक ना। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो जूट उत्पादन से संबंधित है स्वर्ण क्रांति। इसके बाद आता है ग्रीन ग्रांड क्रांति। ग्रीन ग्रांड क्रांति क्या होती है? ये चाय उत्पादन से संबंधित होती है, ये चाय उत्पादन से संबंधित होती है। चाय उत्पादन से कौन सी संबंधित है क्रांति? तो ग्रीन गोल्ड क्रांति जो है ये चाय उत्पादन से। इसके बाद आता है परामीन क्रांति। तो परामीन क्रांति किससे संबंधित है? तो भिंडी उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद आता है ग्रे या भूरी क्रांति, तो उर्वरक उत्पादन से संबंधित। ये कुछ क्रांति थी जो इंपॉर्टेंट थी, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो फसल उत्पादन है उसमें कुछ फसल ऐसी है जिनमें क्या है, प्रथम स्थान किसका है, द्वितीय स्थान किसका है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। खासकर प्रथम स्थान पूछता है तो वही हम लोग देखेंगे, ठीक ना। तो चलिए नोट करते हैं हम लोग। फसल उत्पादन में, फसल उत्पादन में, फसल उत्पादन में प्रथम स्थान या अग्रणीय स्थान, ठीक ना, अग्रणीय स्थान, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बन जाता है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करें कि पीछे आपको बताए भी हैं कि अगर कुल खाद्यान्न उत्पादन में, तो उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। कुल खाद्यान्न उत्पादन, कुल खाद्यान्न उत्पादन में यूपी का प्रथम स्थान है। प्रथम स्थान पर कौन है? तो यूपी। इसके बाद हम लोग देखते हैं गेहूं उत्पादन में, आपको बता ही दिए हैं कि गेहूं उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। गेहूं उत्पादन में, गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो उत्तर प्रदेश का। गेहूं उत्पादन में किसका स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का। इसके बाद बात करें चावल उत्पादन, तो चावल उत्पादन में किसका प्रथम स्थान है? चावल उत्पादन, चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल का जो है प्रथम स्थान है। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? पश्चिम बंगाल। यहीं से हम राजधानी भी देख लेंगे तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? तो कोलकाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है दलहन उत्पादन। दलहन, दलहन उत्पादन में दलहन उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो दलहन उत्पादन में जो है मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल है। इसके बाद हम लोग देखते हैं मक्का उत्पादन में, मक्का उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? मक्का उत्पादन में, तो मक्का उत्पादन में आंध्र प्रदेश का प्रथम स्थान है। मक्का उत्पादन में जो है आंध्र प्रदेश का प्रथम स्थान है।
आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी की बात करें तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। इससे पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ थी? तो हैदराबाद थी। इसके बाद बात करें सूरजमुखी उत्पादन में। सूरजमुखी उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो कर्नाटक का है। सूरजमुखी उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? कर्नाटक का। कर्नाटक की राजधानी की बात करें तो बेंगलोर, बेंगलुरु, ठीक ना? ये कर्नाटक की राजधानी हो गई। इसके बाद बात करें हम अगर कि जो गन्ना उत्पादन है, गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? गन्ना उत्पादन। तो गन्ना उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का ही प्रथम स्थान है। पीछे आपको बताए हैं यूपी, यूपी का जो है प्रथम स्थान है, इसको पीछे बताए हैं। और उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो ये भी आपको बता दिए हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ है। इसके बाद बात करें जूट उत्पादन। जूट उत्पादन, जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल का प्रथम स्थान है। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? तो कोलकाता, अभी आपको बताए हैं, ठीक ना? पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता है। तो आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। क्योंकि अगर आपको लगता है कि बस एक वीडियो है तो ये आपके लिए एक वीडियो होगी। इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो इसके लिए हम बस आपसे सपोर्ट के तौर पे बस लाइक और अधिक से अधिक सब्सक्राइबर की जरूरत है। आप लोग जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। और वीडियो कैसा है ये कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।